हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अर्थात इसको हिंदी में जो कहा जाता है उसका नाम होता है भैया अणुसंख्यीय गुणधर्म। अणुसंख्यीय गुणधर्म हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चार प्रकार के। नंबर 1 कौन होता है? देखिए, हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैंने इधर लिखा हुआ है। नंबर 1 होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन। थर्ड पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन, हिमांक उन्नयन अवनमन। और चौथा हो जाता है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर होता है परासरण दाब। ये 3 पॉइंट को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो डिस्कस करेंगे रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, जिसको कहते हैं वाष्प में अपेक्षित अवनमन। उससे पहले मैं आपको ये जो ओस्मोटिक प्रेशर है ना, ओस्मोटिक प्रेशर तक हम पहुंचते कैसे वो पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। विसरण के बाद में आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है भैया? ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण, और इसको कहते हैं परासरण। इसको कहते हैं परासरण। और परासरण के बाद में आता है आपका ओस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है? ओस्मोटिक प्रेशर। और ओस्मोटिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो ये होता है आपका परासरण दाब। परासरण दाब से सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन विसरण, ओस्मोसिस परासरण, और ओस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम हो जाता है भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आइए, हाँ तो मेरे भाइयों आइए शुरू करते हैं, जिसका नाम है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन अर्थात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आपके भैया सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट अर्थात विलय के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसके ऊपर? विलय के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेंगी भाई? सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है वाष्प में अपेक्षित अवनमन, उसके लिए हमको आना चाहिए भैया राउल्ट का नियम। और जो आपका रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर होता है ना, उसको हम लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। ये हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। ठीक है, अब आती है भाई साहब सेकेंड बात कि हमको पता होना चाहिए राउल्ट का नियम। हम कह सकते हैं जब इसको हम डेराइव करेंगे ना, तो इसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्टस लॉ। राउल्टस लॉ। ठीक, अब जो आपका राउल्टस लॉ है वो आपसे क्या कहता है कि राउल्टस लॉ कहता है कि भैया पी ए, अगर मैं सॉल्वेंट के ऊपर बात करूं तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्स ए के। और एक्स ए क्या है? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है। ठीक, अब अगर मैं इसको और आगे करता हूं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलता है एक के स्थिरांक, मतलब के कांस्टेंट मिल जाता है, के और एक्स ए। ठीक, अब अगर मैं इसको प्योर लेता हूं भाई, ठीक है, अगर मेरा जो सॉल्वेंट है वो प्योर है, ठीक है, अगर वो प्योर है तो क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट ए। और जो आपका, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने राउल्टस लॉ और हेनरी लॉ करा रखे है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिएगा। तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी।
ठीक, अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूं तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं एक्स ए की उस टाइम पे, और इस पे वैल्यू पुट कर सकता हूं पी नॉट ए। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, पी नॉट ए, ठीक, और के और एक्स ए की वैल्यू क्या है, इंटू 1। तब मेरे पास में पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या निकल के आया, के। ठीक, यहां तक क्लियर है सारा। चलिए, अब के की वैल्यू मुझे मिल गई यहां पे। अब यही वाली वैल्यू मुझे फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। तो अब मैं के की वैल्यू रख रहा हूं, के इज इक्वल टू पी नॉट ए, इसको चेंज नहीं करूंगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा तो पी ए इज इक्वल टू, भाई के इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए। तो क्या हो गया, पी नॉट ए और एक्स ए। ठीक, ये बन जाती है मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, यहां तक का डाटा क्लियर है सबका। अब मेरे पास में क्या हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए हो जाता है। उसके बाद में हम आते आगे। उसके बाद में आगे क्या करना है, चूंकि भाई देखिए मैं यहां पे पार्ट बना देता हूं इसका। ठीक है, ये जो 3 बिंदु है भैया इनको लगाया कि जो मेरा एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर मुझे यहां से एक्स ए काउंट करना है या फिर एक्स बी काउंट करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक्स ए काउंट करना है तो मैं एक्स ए इज इक्वल टू इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा भाई, छोड़िए उस बात को। हम क्या है कि टोटल था, टोटल मेल फ्रैक्शन की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। तो उस टाइम पे मैंने एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी कर दिया बस। अब उसको करने के बाद में मैं क्या करता हूं कि ये जो एक्स ए की वैल्यू है ना वो मुझे पुट करनी है समीकरण नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, भाई इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास में, ये वाली है ना भाई, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। यहां पे वैल्यू पुट करनी है मुझे एक्स ए की। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए की वैल्यू क्या है, ये रही। तो 1 माइनस एक्स बी, ये हो गया। अब इसको और सरल कर लेते हैं भाई, ऑल हल करते, एक्स पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और एक्स बी अब मुझे क्या करना है कि मैं ये वाली वैल्यू को इधर ले आऊं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैं इधर ले आया, तब ये माइनस की इधर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो पी ए प्लस के पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब पी नॉट ए है तो मैं पी नॉट इधर ले जाता हूं, तो तब क्या बचेगा, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब देखिए इधर पी नॉट ए किस में है भाई, पी नॉट ए आपका यहाँ पे गुणा में है, मतलब मल्टीपल सेक्शन में है। अब मैं यहां से इसको ले जाता हूं इसके पास, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। अब इसका डिवाइड होगा तब आपको क्या मिलेगा कि जो P है एक्स बी बच गया ना, यहाँ पे ये गुणा में है भाई, मल्टीपल सेक्शन में, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो क्या बचेगा, पी नॉट ए एक्स ए, सॉरी पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, पी नॉट ए। अब मुझे किसकी वैल्यू मिल गई भैया, एक्स बी की वैल्यू मिल गई। और एक्स बी किसके इक्वल है, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, जो हमने लिखा था आपका पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। मतलब इसको क्या कहते हैं, वास्तव में अपेक्षित अवनमन। अब आती है नेक्स्ट बात। अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि जो मेरा एक्स बी है, जो मेरा एक्स बी है, एक्स बी को हम क्या लिखते हैं, एक्स बी को लिखते हैं भैया हम उसका जो मास है, सॉरी उसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, या तो आप द्रव्यमान को लेकर के चल लीजिए और या फिर आप उसके वेट को लेकर चल लीजिए। ठीक है, तो जो अगर मैं निकालता हूं भाई एक्स बी के पार्टिकल के नंबर निकालने, तो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, यही तो करते हैं भाई, जितना एक्स बी का वेट है उसके मास से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, उसी तरह से
उसी टाइप से अपन लोग क्या करेंगे भैया, एक्स बी की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब एक्स बी की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे तो तब हम क्या करते हैं, तब हम टोटल फॉर्मूला इसका क्या लिखते हैं भैया, पता है टोटल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? नहीं पता तो देख लीजिए कि एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक, अब यही वाली फॉर्म तो सबकी होनी है, तो यही वाली फॉर्म में रखना है ना, तो एक्स ए को डब्ल्यू बी लिख सकते हैं ना, इसको ये वाले को ये लिख सकते हैं ना डब्ल्यू बी बाय एम बी, बाय इसको यही लिख सकते हैं, बस ए का अंतर है, तो डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। ठीक, अब देखिए यहां पे एक केस है, पहले यहां तक का डाटा आपको दिख रहा है, ये देख लें। चलिए यहां तक का डाटा तो आपको दिख रहा है, लेकिन अब इससे आगे का डाटा अपन लोग किधर करें। चलिए मैं यहां पे कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं ऊपर से, यहां से इसको रफ कर देते हैं और यहीं पे कर देंगे हम इसको। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कहता हूं, उसको पॉइंट करना है कि मतलब जो डब्ल्यू बी बाय एम बी है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है। ठीक, अब सॉल्वेंट की मात्रा वैसे भी पहले से ही कम होती है भाई सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की सॉरी सॉल्वेंट नहीं, ये सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट की मात्रा तो पहले से ही कम होती है भाई, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है कंपैरिजन टू सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट की मात्रा कम होगी तो मैं इसको क्या मान सकता हूं, नगण्य मान सकता हूं। ठीक है, नगण्य मान सकता हूं, मतलब इसको मैं कम है, ये भाई ये जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, वो कम है, तो कम है तो इसको मैं कम ही मान लूंगा, तो इसको हटा ही दो वैल्यू को, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। तब मेरे पास में क्या बचेगा, तब मेरे पास में केवल मात्र बचेगा भैया, ये जो बचेगा भाई डब्ल्यू बी वाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए वाई एम ए, यही तो बचेगा। ठीक है, अब इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, तब मेरे पास में क्या बनने वाला है, देखिए ये ऊपर पहुंच गया तो हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए और नीचे हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक, अब ये किसकी वैल्यू निकल करके आई है, मेरे पास में एक्स बी की वैल्यू निकल करके आई है। अब ये एक्स बी की वैल्यू मुझे यहां पे पुट कर देनी है। ठीक है, एक्स बी की वैल्यू मेरे को यहां पे पुट कर देनी है। अब मैं राउल्ट के नियम को यहां से क्या कर देता हूं भैया, मिटा देता हूं, फिर मैं यहां पे वैल्यू को उसको पुट करता हूं। देखिए तब आपको यहां पे एक नया फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो मेरे पास में एक्स बी की वैल्यू क्या निकल के आई है, एक्स बी की वैल्यू निकल के आई है डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही तो निकल के आया। चलिए अब ये वाली वैल्यू मेरे को कहां पे रखनी है भैया, यहां पे रखनी है, तो एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, इसके जगह पे ये वाली वैल्यू रख देते तो क्या होगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये इधर पहुंचा लो, कहीं पे पहुंचा लो भाई, सिंपल सी बात तो यही है, आप कहीं पे भी किसी को ले जाओ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए डब्ल्यू बी इंटू एम ए, इसमें गुणा हो गया किसका, आपका पी नॉट ए का, इसका गुणा हो गया, ये आगे पहुंचा दो भाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसकी गुणा हो गई भाई पी नॉट ए माइनस पी ए में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हम बात करते भाई कि जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके बी के ऊपर, मतलब कि आपके सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं सॉल्यूट को बाहर निकाल लेता हूं, मतलब जैसे आपका डब्ल्यू बी यहां से बाहर निकाल लो और एम बी यहां से बाहर निकाल लो, सिंपल सी बात है। जब मैंने डब्ल्यू बी और एम बी को बाहर निकाल लिया तो यहां पे क्या बच गया भाई, यहां पे बच गया पी नॉट ए इंटू एम ए, और यहां पे क्या बच गया आपका डब्ल्यू ए और पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक, उस टाइम पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहां पे मैंने किसको निकाला है, एम बी और डब्ल्यू बी को निकाला है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं ना कि एम बी मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, एम बी को मैंने बाहर निकाल लिया भाई, कॉमन ले लिया यहां से मैंने इसको। ठीक है,
कॉमन नहीं लेना है, लेकिन हाँ मैं केवल सॉल्यूट को बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सॉल्यूट का जो भी मान है उसको बाहर निकाल रहा हूँ, तो सॉल्यूट का एम बी और डब्ल्यू बी है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ये गुणा में या इसके दर किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए, और पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगी ये, एम बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है भाई। यहां तक की बात क्लियर है कि आपका जो वैल्यू हो गई वो एम बी की क्या हो गई है, एम बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एम ए, और डब्ल्यू ए पी नॉट ए माइनस पी ए, और यही आपका क्या कहलाता है भाई साहब, ये कहलाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अर्थात वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये डेरिवेशन जो है ना मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा करके इसको पढ़िएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बताया ना उसी तरीके से आपको इसको करना है, तो इजीली आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे ना, तो 1 से 2 बार वीडियो देखने में ही आपका ये जो लोअरिंग प्रेशर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ऑफ वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे।